नमस्ते आप सभी का। तो आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट करते हैं पाइथन में। लेकिन डिटेल में जाने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में, और इसका एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग पहले लेते हैं। तो एक एनालॉजी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मान लो कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहा है, और लेकिन उसमें बस दो प्लेयर हैं। एक बॉलर है, मान लो अपना विराट कोहली है, वो बॉलिंग कर रहा है, और डेविड वार्नर है, वो बैटिंग कर रहा है। तो दो ही प्लेयर है मान लो। तो अब होगा क्या, अब विराट कोहली बॉल लेगा, फिर जाके बॉलिंग करेगा। फिर मान लो कि डेविड वार्नर ने लीव कर दिया, चलो टेस्ट मैच चल रहा है, तो डेविड वार्नर ने लीव कर दिया, बॉल पीछे गया, विकेट कीपर भी नहीं है, तो फिर विराट कोहली दौड़ के जाएगा, जाके बॉल लेके आएगा, फिर से बॉलिंग करेगा। अब नेक्स्ट बार मान लो कि डेविड वार्नर ने बाउंड्री पे मारा, तो फिर विराट कोहली दौड़ेगा, जाके बॉल पकड़ेगा, फिर लेके आएगा वापस। अब तीसरी बार मान लो कि विराट कोहली ने बॉल किया और डेविड वार्नर के पैड में लग गया, और विराट कोहली बोल रहा है कि एलबीडब्ल्यू आउट है। तो अब डिसीजन लेने के लिए अंपायर भी नहीं है, तो फिर दोनों लड़ना स्टार्ट कर दिए। तो समझ रहे हो कि आई होप आप समझ रहे हो कि हो क्या रहा है यहाँ पर, कि थियोरिटिकली तो मैच करवाना पॉसिबल है कि दो ही प्लेयर हों और एक बॉलिंग करेगा, एक ही प्लेयर फिर बैटिंग करेगा, फिर वही जो बॉलिंग कर रहा है वो जाके बॉल उठा के लाएगा, अंपायरिंग भी दोनों मिलके डिसीजन लेंगे, ये सब सारा चीज़। तो पॉसिबल है कि विराट कोहली कैप्टन है, पूरा अकेला मैच उसी के साथ होगा। लेकिन थियोरिटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि विराट कोहली बॉलिंग करे, विराट कोहली जाके कीपर का काम करे, विराट कोहली जाके बाउंड्री से बॉल उठाए, फिर डिसीजन भी वही ले कि आउट है कि नहीं। तो क्रिकेट में फिर हम लोग क्या करते हैं कि चलो एक विकेट कीपर को मंगा लिया, कि अब अगर विराट कोहली बॉलिंग करेगा तो फिर अगर डेविड वार्नर ने बॉल को लीव किया तो विकेट कीपर पकड़ लेगा उसको। तो एक विकेट कीपर ऐड हो गया। सिमिलरली मान लो विराट कोहली ने बॉलिंग किया, फिर उस डेविड वार्नर के पैड पे लग गया अगर, तब फिर एक अंपायर को बुला लिया कि चलो अब अंपायर डिसीजन देगा कि आउट है कि नहीं। फिर विराट कोहली बोलेगा मैं अकेला कितना बॉलिंग करूंगा, तो एक बॉलर को बुला लिया कि जो बॉलिंग करेगा। तब फिर अब जब भी बॉलिंग करना है तो वो बॉलर को बुलाएगा। फिर बोले एक ही बॉलर कितना बॉलिंग करेगा, तब फिर दूसरे बॉलर को बुलाए। तो इस तरीके से जो है हमारे पास 11 प्लेयर हो गए। ठीक है, 11 प्लेयर फील्डिंग साइड से, फिर 11 प्लेयर बैटिंग साइड से। तो अब इस केस में डिफरेंस क्या है, इस केस में डिफरेंस अभी भी ये है कि विराट कोहली कैप्टन है तो मेन डिसीजन वही लेगा, लेकिन वो हर काम के लिए किसी और को बुलाएगा। जैसे बॉलिंग करना है तो मान लो कि उसने अ, भुवनेश्वर कुमार को बुला लिया, या फिर डेथ ओवर में बॉलिंग है तो फिर जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। और कीपर मान लो हमारे धोनी पहले जो हुआ करते थे, तो मान लो कि कीपिंग में धोनी को दे दिया, तो धोनी कीपिंग का काम करेंगे। फिर अंपायर में किसी को बुला लिया, तो जब भी आउट नॉट आउट का डिसीजन लेना है तो अंपायर को बुलाया जाएगा, अंपायर कॉल करेंगे कि क्या होगा। फिर अगर थर्ड अंपायर, अगर रन आउट का डिसीजन है तो फिर अंपायर भी थर्ड अंपायर को बुलाएगा, फिर थर्ड अंपायर बुलाएगा कि क्या हो रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है कि काम जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये एफिशिएंट वे में एक मैच हम लोग कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं या फिर कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं, कोई एक कोड लिखते हैं, तो थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है कि मतलब आप कैप्टन हो, आप प्रोग्राम लिख रहे हो, तो आप अकेले पूरा लिखते जाओ प्रोग्राम ऊपर से नीचे तक। सेम काम अगर आप फिर से कर रहे हो कोड में, तो आप जो कोड आपने ऊपर लिखा है उसी कोड को आप फिर से नीचे लिखो, तो इसी तरीके से आप लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे। तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि प्रोग्राम रन करे, सब कुछ करे, लेकिन प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं रहता है कि आप एक बहुत लंबा कोड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट सोचोगे तो फिर आप लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, तो फिर बहुत बड़ा कोड हो जाएगा, सेम चीज़ को आप बार बार लिख रहे हो। तो सेम काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पाइथन में हम लोग उसको मॉड्यूलराइज कर देते हैं, या फिर अलग अलग मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे क्रिकेट में मान लो कि विकेट कीपर को आपने एक मॉड्यूल माना, अंपायर एक मॉड्यूल हो गया, बैट्समैन एक मॉड्यूल हो गया, बॉलर एक मॉड्यूल हो गया। तो ये अलग अलग मॉड्यूल या फिर अलग अलग फंक्शन मान सकते हो। जैसे अंपायर एक फंक्शन हो गया जिसको कि इनपुट जाएगा कि बॉल लगा एलबीडब्ल्यू पे, फिर अंपायर आउटपुट देगा कि आउट है कि नहीं। ठीक है, सिमिलरली कीपर हो गया हमारा कि इनपुट जाएगा बॉल और फिर उसका काम है बॉल पकड़ना। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास क्रिकेट में अलग अलग फंक्शंस हो गए, कीपर हो गया, बॉलर हो गया, फील्डर्स हो गए, अंपायर हो गया, थर्ड अंपायर हो गया। तो इसी तरीके से प्रोग्राम में भी हम लोग अलग अलग फंक्शंस लिखेंगे जो कि हमारा अलग अलग काम करते रहे। तो जब भी हम लोग को वो पर्टिकुलर काम करवाना है तो फिर वो फंक्शन को हम लोग बुला लेंगे। तो जैसे हम लोग जब भी डिसीजन लेना है एलबीडब्ल्यू है कि नहीं, तब हम लोग अंपायर को बुलाते हैं, वैसे ही
जब हम लोग प्रोग्रामिंग लिखेंगे तब हम लोग अपना फंक्शन, उस पर्टिकुलर फंक्शन को बुला लेंगे कि ये काम करो। ठीक है, तो फंक्शन का आइडिया प्रोग्रामिंग में यही यही है कि हम जो कोड लिख रहे हैं उसको एफिशिएंट बनाया जाए। तो इसको इसको हम लोग डिकम्पोजिशन या एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं, कि हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं अलग अलग पार्ट में, और फिर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि वो फंक्शन के अंदर मैंने क्या कोड लिखा है वो मेरे को जानना ज़रूरी भी नहीं है, मेरे को बस ये पता होना चाहिए कि उस फंक्शन को हम यूज़ कैसे करें। तो ये आइडिया होता है डिकम्पोजिशन की, अलग अलग पार्ट में आपने डिकम्पोज किया, और एब्स्ट्रैक्शन कि उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या है वो मेरा उतना ज़रूरी नहीं है, मेरे को बस पता रहना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो ये हम लोग पहले आज सीखेंगे कि हम लोग फंक्शन यूज़ करके कैसे करेंगे, फिर बाद में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगा उसमें हम लोग क्लासेस वगैरह यूज़ करके कर सकते हैं। तो फंक्शन का मेन आइडिया यही है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जानने के लिए। और जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो फंक्शन लिखने में और फ़ायदे क्या क्या हैं कि जैसे आपने प्रोग्राम को अलग अलग छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये एक मेरा छोटा पार्ट है, ये कुछ काम करेगा, दूसरा पार्ट है कि वो कुछ काम करेगा। तो फिर जब हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे तब हम लोग को डीबग करने में भी बहुत आसान पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने एक छोटा सा फंक्शन लिखा तो मैं पहले चेक कर लूँगा कि वो फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं। मतलब जितने भी टेस्ट केसेज होंगे, मतलब अलग अलग इनपुट देके मैं चेक कर लूँगा वो पर्टिकुलर फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे को कम से कम कोड में इतना तो पता रहेगा कि ये जो फंक्शन मैंने लिखा है वो सही है। उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ेंगे मैं दूसरा फंक्शन लिखूंगा तो मैं फिर से वो फंक्शन को चेक करूंगा कि वो फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसे करते करते अगर हम लोग यूनिट टेस्टिंग करते जाएं कि ये यूनिट काम कर रहा है, ये यूनिट काम कर रहा है, तो आगे जाके अगर कहीं पर कुछ काम नहीं करता है तो मेरे को पता है कि इससे पहले जितने भी मैंने लिखा है, जितने यूनिट्स लिखे हैं वो सारे यूनिट्स काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब जो मैंने नया चीज़ लिखा है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसमें हम लोग को कुछ ठीक करना पड़ेगा। तो ये उसमें भी बहुत काम आता है और बहुत सिंपल आइडिया है। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो एक एग्ज़ाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं, और एग्ज़ाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो कोई भी एक फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो जो कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो है डेफ। ठीक है, तो आप डेफ लिख रहे हो मतलब कि इसके बाद जो आप लिखोगे वो फिर एक फंक्शन होगा। तो ये कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं डेफ। फिर उसके बाद फंक्शन का आपको जो भी नाम देना है, तो जैसे हम लोग पहले वेरिएबल का नाम देते थे x इज़ इक्वल टू 2 या फिर जो भी, तो यहाँ पर हम लोग एक अपना फंक्शन का नाम दे सकते हैं। तो जैसे मान लो कि ये फंक्शन मैं लिख रहा हूँ कि जो चेक करता है कि इवन है कि नहीं नंबर, तो ये जो है फंक्शन का नाम दे सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि इज़ अंडरस्कोर इवन, मैंने यहाँ पर दिया इसका नाम, तो ये इसका नाम हो गया। फिर हम लोग पैरेंथेसिस में या फिर ब्रैकेट के अंदर जो है हम लोग पैरामीटर्स देते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर्स ऑप्शनल है, मतलब कि या तो आप कोई भी पैरामीटर्स ना दो या फिर आप एक या फिर एक से ज़्यादा भी पैरामीटर्स दे सकते हो, तो इसको हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। तो पैरामीटर्स क्या है कि ये इनपुट क्या लेगा, मतलब कि जब ये फंक्शन को मैं कॉल करूँगा और मेरे को चेक करवाना है कि नंबर इवन है कि नहीं, तब फिर मैं यहाँ पर इसको वो नंबर इनपुट दे दूँगा कि ये नंबर को चेक करके मुझे बताओ कि ये इवन है कि नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ पर पैरामीटर्स कहेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर कॉलन देंगे और फिर एंटर करेंगे। अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ग्रीन कलर में, तो ये 3 इन्वर्टेड कॉमाज यहाँ पर है, 3 इन्वर्टेड कॉमाज यहाँ पर है, और ये बीच में मैंने कुछ कुछ लिखा है। तो इसको हम लोग स्पेसिफिकेशन कहते हैं या फिर डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, मतलब कि ये ऑप्शनल है, मतलब ये अगर नहीं भी लिखोगे तब भी आपका ये जो फंक्शन है वो रन करेगा। लेकिन रिकमेंडेड है ये लिखना, और ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ये फंक्शन को देखो तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये फंक्शन कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बस लिखा है कि ये क्या करता है कि चेक्स इफ़ अ नंबर इज़ इवन, तो मेरे को समझ में आ गया कि ये फंक्शन का काम क्या है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा कि इसका पैरामीटर्स क्या है, तो पैरामीटर्स में ये बस ये आई एक ले रहा है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये एक इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, तो कोई और भी अगर आके ये कोड पढ़ रहा है तो उसको समझ में आएगा कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। उसके बाद फिर रिटर्न्स, और जैसे मैंने बोला कि एक अंपायर होता है, तो अंपायर को आपने कॉल किया LBW आउट है कि नहीं, तो फिर वो इनपुट लिया उसने कि बॉल लगा पाँव पे, और फिर उसको अब आउटपुट क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा या तो आउट है कि नहीं है। तो वैसे ही फंक्शन में हम लोग कुछ रिटर्न करते हैं। तो ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न्स ट्रू इफ़ द नंबर इज़ इवन एंड रिटर्न्स फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो इससे जो है पूरा समझ में आ गया कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। तो ये ऑप्शनल है, जहाँ पर 3 इन्वर्टेड कॉमास 3 इन्वर्टेड, इसको एज अ कमेंट यूज़ कर मतलब सोच सकते हो कि जैसे हम लोग कमेंट करते हैं कि कोड में हैश टैग लिख के,
तो वैसे ही हम लोग ये फंक्शन में इसके बारे में लिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बाद में जैसे कि मान लो कि आपने कोड आज लिखा और फिर 3-4 महीने के बाद आप आके वो फंक्शन देख रहे हो, तो अगर इस टाइप का डॉक स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उसका काम क्या है। या फिर आपने कोड किसी और को दिया तो वो बंदा ये डॉक स्ट्रिंग पढ़ के उसको समझ में आ जाएगा कि कोड में क्या लिखा गया। तो अब इसके बाद हम लोग को क्या चेक करना है, अब इसके बाद जो है कोड स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कोड में हम लोग को क्या चेक करना है कि ये जो इनपुट आया है तो ये इवन है कि नहीं। तो इवन कैसे चेक करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया तो इवन है, 0 नहीं आया तो इवन नहीं है। तो हम लोग बस यहाँ पर इफ एल्स लगा देंगे कि इफ़ आई मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0, तो ये चेक कर रहा है कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब फिर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। तो मान लो कि अगर हम लोग ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कि इज़ अंडरस्कोर इवन 4, तब फिर ये रिटर्न क्या कर देगा, 4/2 0 हो गया, तब फिर रिटर्न ये ट्रू कर देगा। तो जैसे ही रिटर्न हो गया मतलब कि ये फंक्शन ख़त्म हो गया वहीं पर, ठीक है। मतलब रिटर्न एक ही बार यूज़ होता है फंक्शन में, और जहाँ पर भी रिटर्न उसने पहला बार अगर पकड़ लिया कि हाँ ये रिटर्न का स्टेटमेंट आ गया, तब फिर इसने वैल्यू को रिटर्न कर दिया और ये फंक्शन जो है वो हो गया इसका काम। या फिर अगर मान लो कि मैंने 5 एंटर किया है तो 5 mod 2 तो 0 नहीं होगा, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये एल्स में चला जाएगा। एल्स में फिर ये रिटर्न आपका फॉल्स होगा, तब ये जो है फॉल्स को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा आइडिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर पहली बार सुन रहे हो ये सब चीज़, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे समझ में आ जाना चाहिए। तो ये जब हम लोग फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं पहली बार, तब मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखा है, फिर ये फंक्शन डिफ़ाइन किया, फिर यहाँ पर कुछ कोड लिखा, तो पहली बार जब ये प्रोग्राम रन होगा तब फिर सीधा ये फंक्शन कुछ रन नहीं होगा, ये बस इनिशियल, मतलब जैसे इस टाइप से सोचना अच्छा रहेगा। जैसे कि एक हम लोग सोचते हैं कि ग्लोबल फ्रेम, ठीक है। तो ग्लोबल फ्रेम क्या होता है कि हम लोग पूरा जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं तब फिर मान लो कि एक ग्लोबल फ्रेम बन रहा है। ग्लोबल फ्रेम ऐसा सोच सकते हो कि ये पूरा प्रोग्राम का दिमाग, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या स्टोर हो रहा है। तो मान लो कि मैंने कुछ यहाँ पर वेरिएबल एक दिया x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये प्रोग्राम रन हो रहा है, तो फिर इसमें ये क्या करेगा, एक वेरिएबल x लेगा जिसको कि ये 2 को इनिशियलाइज कर देगा ना, बाइंड कर देगा 2 पे, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर ये देखिएगा कि ये एक फंक्शन है यहाँ पर इज़ अंडरस्कोर इवन, तो फिर ये बस एक फंक्शन बनाएगा इज़ अंडरस्कोर इवन, और फिर ये बोलेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखे हुए हैं, और फिर ये आगे बढ़ेगा। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर x इज़ इक्वल टू x+1 कर दिया, तब फिर ये क्या करेगा कि ये 2 + 1 3 हो जाएगा, तब फिर ये x को 3 बना देगा। अब क्या होगा, अब मान लो कि मैंने कुछ नया एक वेरिएबल किया z इज़ इक्वल टू, फिर मैंने ये जो फंक्शन है इसको कॉल किया मान लो, ठीक है। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन ज़्यादा कुछ काम नहीं करेगा। तो मान लो कि इज़ अंडरस्कोर इवन, और फिर मैंने 4 इसको इनपुट दिया। तो अब ये क्या करेगा कि z वेरिएबल यहाँ पर है, तो z वेरिएबल क्या करेगा, ये फंक्शन को कॉल करेगा इज़ अंडरस्कोर इवन। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि ये जो है ये फंक्शन को कॉल करेगा इज़ अंडरस्कोर इवन। तो जैसे ही वो फंक्शन को कॉल करेगा तब हम लोग एक नए फ्रेम में चले जाएंगे, तब हम लोग वो जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसके फ्रेम में चले जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसे सोच सकते हो कि हम लोग इसके दिमाग में चले गए कि वहाँ पर क्या क्या स्टोर्ड है, ठीक है। तो पहले ग्लोबल फ्रेम में थे, फिर जैसे ही यहाँ पर ये कॉल हुआ तब फिर ये जो है ये यहाँ पर चला गया इज़ अंडरस्कोर इवन फ्रेम में। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि यहाँ पर 4 मैंने कॉल किया इसको, तो फिर ये पैरामीटर i जो है वो 4 से बाइंड हो जाएगा। तब इसने क्या किया कि ये जो i है इसको 4 पे बाइंड हो गया। फिर ये अपना यहाँ पर आया तो इसने चेक किया 4 mod 2 इज़ इक्वल टू 0 है कि नहीं, तो 0 है, तो इसने रिटर्न ट्रू कर दिया। तो ये जो है इसने फिर रिटर्न कर दिया ट्रू, ठीक है। तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, तो फिर अब यहाँ पर जो है ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये z जो है बाइंड हो जाएगा आपका ट्रू के साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसके बाद लिखता हूँ यहाँ पर जाके कि प्रिंट z, तो फिर ये क्या करेगा, ये ट्रू को, मतलब आउटपुट अगर हम लोग देख रहे हैं, आउटपुट कंसोल अगर हम लोग देख रहे हैं, तब ये क्या करेगा, ट्रू प्रिंट कर देगा वहाँ पर,
ठीक है। तो इस टाइप से सोचना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि हम लोग आ रहे हैं, एक ग्लोबल फ्रेम है, और फिर जब भी फंक्शन कॉल करते हैं तब फिर ये एक नया फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, इज अंडर स्कोर इवन मतलब ये फंक्शन का फ्रेम है, और फिर वो फ्रेम में आई जो है 4 है, और फिर हम लोग यहाँ पर कुछ कंप्यूट किया और उसने रिटर्न ट्रू किया। अब मान लो कि हम लोग सेम चीज़ अगर 5 के साथ करते हैं तब फिर क्या होता है कि आई 5 हो जाता है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर रिटर्न जो है वो फॉल्स हो जाता है, फिर जेड जो है हम लोग का फॉल्स हो जाता है। तो सेम चीज़ को हम लोग अपना स्पाइडर में रन करके देखते हैं। अभी बस ये वाला फंक्शन को ध्यान दीजिएगा, डिफाइन इज अंडर स्कोर इवन आई, फिर बाद में हम लोग ये दूसरा फंक्शन पे आते हैं। तो अगर मान लो मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन हो गया। अब अगर मान लो कि मैं ये फंक्शन को कॉल करता हूँ कि इज़ अंडर स्कोर इवन, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ कुछ भी, लेट्स से 500, तो ये इवन है तो ट्रू आ गया। या फिर मैं इसको दे देता हूँ 501, तो ये इवन नहीं है तो फिर ये फॉल्स आ गया। ठीक है, और फिर इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं डिफाइन। तो मेन चीज़ यही है, ये कीवर्ड हो गया डेफ, फिर ये नाम हो गया जो भी नाम आपको देना है, फिर यहाँ पर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी पैरामीटर ना हो यहाँ पर। तो ये हो गया डेफिनेशन, फिर ये डॉक स्ट्रिंग हो गया, 3 इन्वर्टेड कॉमास, 3 इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बीच में इसके बारे में लिखो कि ये क्या पैरामीटर ले रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, और ये फंक्शन का काम क्या है, और फिर यहाँ पर ये फंक्शन का कोड लिखो। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि बस प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग और एक फंक्शन को देखेंगे। तो वो फंक्शन में मैंने क्या किया है कि सेम ही मतलब ये बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि हम लोग दूसरे फंक्शन के अंदर से भी मतलब दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो मान लो ये हमारा पहला फंक्शन है डिफाइन इज अंडर स्कोर इवन, ये इवन को चेक कर रहा है। अब मान लो कि मैंने एक नया फंक्शन लिखा जिसमें कि मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ ये नंबर के बारे में। तो डिफाइन प्रिंट अबाउट नंबर एन। ठीक है, तो ये क्या करता है, अब डॉक स्ट्रिंग इसका मैंने लिखा कि प्रिंट्स नंबर इज़ इवन और नॉट, पैरामीटर एन ये इंटीजर नंबर लेगा, और फिर ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता है, नन मतलब नन टाइप रिटर्न करता है। अगर आपने स्पेसिफिकली रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो उसका मतलब कि ये नन टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नन रिटर्न करता है। अगर आपने रिटर्न कुछ स्पेसिफिकली नहीं लिखा है तो ये नन टाइप रिटर्न करता है। तो ये फंक्शन के कोड में मैंने क्या लिखा कि चेक अंडरस्कोर इवन, ये एक वेरिएबल है, तब फिर ये क्या करेगा, इज़ अंडरस्कोर इवन मतलब ये जो फंक्शन है इसको कॉल करेगा, और फिर पैरामीटर यहाँ पर ये क्या देगा, एन मतलब एन का जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर देगा। फिर ये फंक्शन अपना रन करेगा अब, और फिर ये फंक्शन जो है इसको रिटर्न करेगा, ये ट्रू करेगा रिटर्न अगर ये इवन है, फॉल्स करेगा अगर इवन नहीं है। तो ये चेक अंडरस्कोर इवन जो है ट्रू हो जाएगा अगर इवन है, और फॉल्स होगा अगर इवन नहीं है। तो फिर मैंने इफ एल्स लिख दिया कि इफ़ दिस इज़ ट्रू है ना, तो फिर प्रिंट कर दो कि दिस नंबर इज़ इवन, और अगर एल्स तो फिर इसको प्रिंट कर दो दिस इज़ नॉट इवन। तो एक बार इसको देखते हैं रन करके, ठीक है, कि इसको ये रन कैसे हो रहा है। तो मान लो कि ये सब लिखा, और फिर मैंने यहाँ पर आपका इसको कॉल किया, ठीक है, कि प्रिंट अंडरस्कोर अबाउट, आई होप हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है लेकिन समझ में आ रहा होगा आपको, कि मान लो कि मैंने 5 ऐसे करके फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, तो हम लोग ग्लोबल फ्रेम में आ रहे हैं, और फिर ग्लोबल फ्रेम में मैंने ये कॉल कर दिया, तो ये हमारा ग्लोबल फ्रेम हो गया। ठीक है, ग्लोबल फ्रेम हो गया। तो मान लो कि मैंने कुछ भी z इज़ इक्वल टू ये किया है, तो ग्लोबल फ्रेम में क्या होगा कि z एक वेरिएबल होगा, और फिर ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा इसको प्रिंट अबाउट नंबर को। तो जैसे ही उसको कॉल करेगा तब फिर इसको जो कॉल किया है यहाँ से, तब फिर ये एक नया फ्रेम बनाएगा जो कि ये फंक्शन का फ्रेम बनेगा। ठीक है, प्रिंट अबाउट नंबर। अभी आपको लग रहा है कि ये फ्रेम वगैरह हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में काफ़ी यूज़ होगा। तो प्रिंट अबाउट नंबर जैसे ही ये फ्रेम बनेगा यहाँ पर, तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 5 करके इसको बुलाया है, तब फिर ये जो n है वो 5 हो जाएगा, मतलब कि ये n को 5 से बाइंड कर देगा, है ना। तो फिर ये n इज़ इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा कि यहाँ पर नया एक वेरिएबल आ गया चेक अंडरस्कोर इवन, तब फिर ये चेक अंडरस्कोर इवन ये करेगा, लेकिन फिर ये क्या करेगा, फिर यहाँ पर दूसरा फंक्शन को कॉल बुला रहा है एज अंडरस्कोर इवन, तब फिर ये क्या करेगा कि फिर नया फंक्शन को बुलाएगा एज अंडरस्कोर इवन, तब फिर यहाँ से जो है ये एक नया कॉल करेगा, तो ये नया एक फ्रेम बन जाएगा यहाँ पर एज अंडरस्कोर इवन का। ठीक है, तो ये उसका फ्रेम बन जाएगा।
तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे n दिया है इनपुट, है ना, तो फिर ये n का वैल्यू क्या है 5, तब फिर ये i जो है 5 के साथ बाइंड हो जाएगा, है ना, तो ये i जो है 5 के साथ हो जाएगा। तब फिर अब ये क्या करेगा, ये नीचे जाएगा, यहाँ पर ये चेक करेगा 5 mod to 0 तो नहीं है, तो फिर ये एल्स पे जाएगा, तब ये रिटर्न फॉल्स कर देगा, तब जो है ये फॉल्स को रिटर्न कर देगा, ठीक है, तब फिर ये जो है ये फॉल्स को रिटर्न कर देगा। तो ये चेक अंडरस्कोर इवन जो है ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तब ये इसने क्या, फिर जो है ये आगे रन करेगा, तो इसने क्या कहा, इफ़ चेक अंडरस्कोर इवन, तो अगर ये ट्रू है तब ये करना, लेकिन ये तो फॉल्स है, तब फिर ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। तो मान लो कि हमारा आउटपुट है कुछ भी, ठीक है, तो ये आउटपुट में क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन जैसे ही यहाँ पर आएगा तो फिर आउटपुट में प्रिंट कर देगा। तो उसने क्या कहा कि n इज़ नॉट इवन, तो n का वैल्यू क्या है 5, तब फिर ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा 5 इज़ नॉट इवन, ठीक है। तो फिर इसका अपना काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर मैंने रिटर्न स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, लेकिन ये क्या करेगा, रिटर्न नन को कर देगा रिटर्न, ठीक है। तो इसका रिटर्न वैल्यू क्या हो जाएगा, रिटर्न इसका नन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये नन रिटर्न कर देगा यहाँ पर, तो ये z जो है ये नन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नन टाइप का हो जाएगा। तब फिर अगर मैं यहाँ पर प्रिंट z करता तब फिर वो नन टाइप या फिर नन प्रिंट करता, ठीक है, इस टाइप से कुछ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, चल क्या रहे हैं यहाँ पर। तो इसी चीज़ को मान लो कि मैं रन करता हूँ, मतलब ये प्रिंट अबाउट नंबर ये फंक्शन है जैसे जो हम लोगों ने वहाँ पर लिखा। तो मान लो कि मैं एक वेरिएबल देता हूँ z इज़ इक्वल टू प्रिंट अबाउट नंबर, और फिर मैं इसको इनपुट दे देता हूँ 5, ठीक है। तो ये रन हुआ, तो रन होने के बाद क्या हुआ कि वही जैसे हम लोगों ने समझाया कि पहले इसने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर 5 दिया, फिर इस चेक इवन ने इज़ इवन को कॉल किया, तो इसने ये फंक्शन को कॉल किया 5, इसने चेक किया कि नहीं है, तब इसने फॉल्स रिटर्न किया, तो चेक अंडरस्कोर इवन जो है वो फॉल्स हो गया। तो अगर फॉल्स हो गया तब फिर इसने ये प्रिंट कर दिया कि 5 इज़ नॉट इवन, और फिर इसने क्या किया कि इसने रिटर्न कर दिया नन, ठीक है। तो अगर मैं z का वैल्यू चेक करूँ तो वो नन होना चाहिए, ठीक है, या फिर अगर मैं प्रिंट z करता हूँ तो ये नन प्रिंट कर रहा है, या फिर मैं इसको टाइप z मतलब कि ये क्या वेरिएबल है, तब फिर ये नन टाइप का एक वेरिएबल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं और यहाँ पर चल क्या रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं, और अब जो है हम लोग वेरिएबल का स्कोप समझते हैं। तो जो मैं अभी तक ये सारा चीज़ बता रहा था, ग्लोबल फ्रेम और ये फंक्शन का फ्रेम, तो वो अब इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा कि उसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी क्यों है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तो हमारा ग्लोबल फ्रेम हो गया, मतलब कि जैसे फंक्शन प्रोग्राम पूरा जो अगर रन हो रहा है तब फिर हम लोग फंक्शन के बाहर क्या क्या वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक है कि फंक्शन का अपना दुनिया, कि फंक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग फ्रेम कह रहे हैं। कि ग्लोबल फ्रेम मतलब ग्लोबल दुनिया पूरा, या फिर ग्लोबल पूरा प्रोग्राम का दिमाग सोच लो कि उसके दिमाग में क्या क्या अवेलेबल है। और फिर जब भी हम लोग कोई फंक्शन को बुलाते हैं तब फिर उसका अपना दिमाग हो गया या फिर उसका अपना एक दुनिया हो गया, तो वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको जैसे मान सकते हो ग्लोबल, मान लो कि हमारा विराट कोहली कैप्टन है, तो फिर उसके दिमाग में क्या क्या वेरिएबल है, क्या क्या है, ठीक है। और फिर विराट कोहली मान लो कि अगर कोई बॉलर को बुलाता है तो फिर वो बॉलर के दिमाग में क्या क्या वेरिएबल अवेलेबल है और फिर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, तो उस हिसाब से सोच सकते हो। तो मान लो कि ये प्रोग्राम जो है हम लोग रन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले तो ग्लोबल फ्रेम बनेगा हम लोग का। तो ग्लोबल फ्रेम में हम लोग का चल रहा है, ठीक है, काम। तो ग्लोबल फ्रेम में होगा क्या कि ये ग्लोबल फ्रेम है हमारा, तो इसमें पहले ये फंक्शन आएगा कि ये फंक्शन डिफाइंड है, तो फिर ये बस ये फंक्शन को यहाँ पर इस तरीके से कर देगा कि f एक फंक्शन है और फिर यहाँ पर कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखेगा ग्लोबल फ्रेम में, मतलब कि विराट कोहली को पता है कि हाँ एक भुवनेश्वर कुमार है, वो कुछ कुछ काम करता है, ठीक है, ये कोड उसका हो गया। अब इसके बाद ये क्या करेगा, x इज़ इक्वल टू 3, तो मान लो कि थर्ड ओवर चल रहा है गेम का, तो ये x को 3 के साथ बाइंड कर देगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 3। तो अब थर्ड ओवर चल रहा है, तो विराट कोहली अब क्या करेगा कि भुवनेश्वर कुमार को बुलाएगा कि हाँ भाई बॉलिंग कर। तब z जो है हम लोग क्या करें, f फंक्शन को बुला रहे हैं। तो जैसे ही फंक्शन को बुला रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि अब ये फंक्शन को बुलाएगा। तो जैसे ही फंक्शन को बुलाएगा
तब हमारा ये फंक्शन का फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने f नाम दिया इसको, तो ये f का फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि अब ये भुवनेश्वर कुमार का दिमाग स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब भुवनेश्वर कुमार के दिमाग में क्या क्या अवेलेबल है, तो इसने क्या किया कि f ऑफ x बोल रहा है ना। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या था 3, तो भुवनेश्वर कुमार को पता है कि थर्ड ओवर चल रहा है, तो इसका अपना जो x का वेरिएबल है तो उसमें ये क्या करेगा, x को 3 असाइन कर देगा, है ना। समझ में आ रही है बात। ये वाला जो x है ये अलग है, ये वाला जो x है ये अलग है। ये विराट कोहली का दिमाग है, ये भुवनेश्वर कुमार का दिमाग है। मतलब ये पूरा ग्लोबल फ्रेम है और फिर ये जो फंक्शन के अंडर जो है उसका फ्रेम है ये। तो यहाँ से इसने क्या किया कि जैसे ये कॉल हुआ तो कॉल में इसने देखा कि यहाँ पर पैरामीटर क्या था, तो ये 3 था पैरामीटर, तब इसने यहाँ पर 3 दे दिया वैल्यू उसको, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या कर रहा है कि x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तब फिर ये क्या करेगा कि x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और ये 9 को x के साथ बाइंड कर देगा, तब ये जो 3 था 3 हट के ये अपना 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, प्रिंट x इनसाइड फंक्शन f इज़ x का वैल्यू। तो अगर हम लोग कंसोल में देख रहे हैं आउटपुट में क्या हो रहा है, तो आउटपुट में ये प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपने मेरा फॉर्मेट स्ट्रिंग वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें हम लोग इस तरीके से प्रिंट करते हैं। तो ये क्या करेगा, x inside this function, x inside function, ठीक है, x inside function f is, फिर ये देखेगा कि इसका वैल्यू क्या है, तो फंक्शन के अंदर इसका वैल्यू क्या है 9, तब ये इसको 9 प्रिंट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, अब रिटर्न x, तो ये रिटर्न x का वैल्यू देखेगा क्या है 9 है, तब फिर ये क्या कर देगा, रिटर्न 9 को रिटर्न कर देगा ये, ठीक है। तो ये 9 को रिटर्न करेगा यहाँ पर। तो ये जो z है आपका, तो z ने इसको बुलाया था, तो फिर z जो है 9 से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है फंक्शन ये ग्लोबल फ्रेम में आ गए वापस हम लोग, तब फिर ये जो प्रिंट वाला लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा। तब अब जो प्रिंट होगा, तब अब ये क्या करेगा, x इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट इज़ x, तो अब यहाँ पर हमारा चीज़ हो रहा है ग्लोबल फ्रेम में। तब फिर ये ग्लोबल फ्रेम में देखेगा कि इसका वैल्यू क्या है, तो अब जो ये प्रिंट करेगा, तो ये क्या करेगा कि x इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट, ठीक है, x इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट, ठीक है, ये समझ लो कि ये इन्वायरमेंट लिख रहे हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट इज़, फिर ये x का वैल्यू देखेगा कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि अब ये ग्लोबल इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, तो यहाँ पर देखेगा x का वैल्यू 3 है, तब फिर ये यहाँ पर 3 को प्रिंट करेगा। फिर ये नेक्स्ट यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर देखेगा z इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट, तब फिर ये z इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट, ठीक है, फिर ये इज़, फिर ये z का वैल्यू देखेगा ग्लोबल में क्या है, तो z का वैल्यू क्या है यहाँ पर 9 है, तो फिर ये 9 को यहाँ पर ऐसे करके प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसको वेरिएबल का स्कोप कहते हैं हम लोग। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को अभी थोड़ा सा बैक करके फिर से एक बार देख लो। तो इस तरीके से अगर समझ रहे हो कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किस फ्रेम में क्या हो रहा है, तब फिर ये सब में कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। तो अगर x लिखा है, x लिखा है, x लिखा है, लेकिन ये सारा सेम x नहीं है, ये जो है x, ये हम लोग पहले ग्लोबल फ्रेम जब हम लोग रन कर रहे हैं उसमें क्या हुआ कि ये फंक्शन आया, तो ये फंक्शन f है, यहाँ पर कुछ कोड है, उसको ये पता है। तो ये मान लो विराट कोहली का दिमाग है, उसको पता है कि हाँ भुवनेश्वर कुमार है, वो कुछ करता है, ठीक है, बॉलिंग करता है। अब x इज इक्वल टू 3, तो मान लो कि तीसरा ओवर चल रहा है, तो विराट कोहली को पता है कि हाँ तीसरा ओवर चल रहा है, तो उसने क्या किया कि भुवनेश्वर कुमार को बुलाया, तो भुवनेश्वर कुमार को कॉल किया। तो जैसे भुवनेश्वर कुमार को कॉल किया तो भुवनेश्वर कुमार के दिमाग में चले गए हम लोग, तो भुवनेश्वर कुमार के दिमाग में चले गए, तो भुवनेश्वर कुमार ने क्या सोचा कि x तो 3 है, मतलब इसका जो पैरामीटर है वो 3 है, लेकिन उसने सोचा कि मैं थर्ड ओवर को 9th ओवर की तरफ बॉलिंग करता हूँ सोच के, तो उसने क्या किया कि 3 को स्क्वायर कर दिया, तो ये x जो है वो 9 हो गया। लेकिन विराट कोहली के दिमाग में अभी भी x 3 है, ठीक है, मतलब ग्लोबल फ्रेम में अभी भी x 3 है, लेकिन जो ये फंक्शन का फ्रेम है या फिर जो भुवनेश्वर कुमार का दिमाग है उसमें x 3 से 9 हो गया, मतलब कि वो सोच रहा है कि 9th ओवर चल रहा है। तो इसने क्या किया, फिर प्रिंट किया यहाँ पर, तो x इनसाइड दिस फंक्शन, तो ये इसके अंदर से प्रिंट कर रहा है, तो x इनसाइड दिस फंक्शन f इज़, फिर इसने देखा यहाँ पर क्या वैल्यू है x का, तो 9 है, तो इसने 9 प्रिंट कर दिया यहाँ पर। फिर अब इसने क्या किया कि अगले इस लाइन पे गया, तो रिटर्न 9, तो इसने अपना 9 को रिटर्न कर दिया। तो ये z एक वेरिएबल है, तो इसने फंक्शन को कॉल किया था, फंक्शन ने 9 रिटर्न कर दिया, तो
इसने जो है 9 रिटर्न कर दिया, तो ये z का वैल्यू जो है अब 9 हो गया। तो अब हम लोग वापस ग्लोबल फ्रेम में आ गए। तब अब जो अगर हम लोग x का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो x इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट इज़, तो x इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट इज़, फिर ये देखेगा ग्लोबल में x का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 को प्रिंट कर देगा। और फिर z इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट इज़, फिर ये देखेगा z का वैल्यू क्या है ग्लोबल इन्वायरमेंट में 9, तो फिर ये z को 9 प्रिंट कर देगा। तो इस टाइप से सोचोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। और ये वेरिएबल स्कोप है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पर अवेलेबल है, तो काफ़ी काम आएगा। तो मान लो कि जैसे ये मेरा फंक्शन मैंने लिखा है उसी फंक्शन को, तो मान लो कि मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो सेम ही कोड है, वही कोड है, डिफाइन एफ एक्स। यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग मैंने नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन लिख लेना चाहिए आप लोग को भी। तो मान लो कि मैं डॉक स्ट्रिंग लिखता हूँ यहाँ पर, कैसे लिखूँगा कि मैं 3 इन्वर्टेड कमास दूंगा यहाँ पर। तो जैसे अगर ये टेक्स्ट एडिटर कर रहे हो तो अपने आप आ जाएगा कि जनरेट डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं एंटर कर देता हूँ कि हाँ, तो जैसे मैंने जनरेट किया तो इसने नीचे अपने आप 3 इन्वर्टेड कॉमास लगा दिया, और फिर यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये अपना लिख सकते हो कि x क्या कर रहा है, तो या फिर x पैरामीटर है, तो फिर आप कुछ भी नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, x नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट्स नंबर, ठीक है। फिर उसका रिटर्न क्या कर रहा है, तो ये रिटर्न x कर रहा है, लेकिन रिटर्न हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ x, मतलब कि जो भी पैरामीटर इसने लिया था तो उसको जो है ये स्क्वायर कर रहा है, तो स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है। तो ऐसे, और फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि रिटर्न्स स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है। तो ये रिटर्न कर देगा स्क्वायर ऑफ नंबर। और ये रिटर्न कर क्या रहा है, ये रिटर्न x को कर रहा है, तो फिर हम लोग रिटर्न्स x भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये फंक्शन में हो क्या रहा है कि ये x को लेगा यहाँ पर, और फिर ये x को उसका स्क्वायर कर देगा, और फिर x को ही उसको असाइन कर देगा, है ना। फिर हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं इसका। तो ये जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर किया कि अगर मैं x इज इक्वल टू 3 लिखता हूँ, फिर z से फंक्शन को कॉल करता हूँ एफ ऑफ 3, तब फिर ये इसके अंदर जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो फिर ये प्रिंट करेगा x इनसाइड फंक्शन f इज़ 9, तब फिर ये इसको प्रिंट कर देगा। फिर ये रिटर्न करेगा, मतलब z का वैल्यू 9 हो गया, तब ये इसको प्रिंट करेगा कि x इन दी ग्लोबल इन्वायरमेंट इज़, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट में तो 3 था, तो फिर ये 3 प्रिंट होगा यहाँ पर, और फिर z इन दी ग्लोबल इन्वायरमेंट इज़, फिर z का वैल्यू 9, ठीक है। तो वही चीज़ प्रिंट हो रहा है जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर समझा। लेकिन इस टाइप से अगर समझोगे तो समझने में आसानी पड़ेगा। नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो मान लो मेरे पास सेम वही फंक्शन है, ठीक है, यही डिफाइन एफ एक्स जो कि स्क्वायर करके भेजता है वापस। तो ये हमारा फंक्शन है अपना, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अब नीचे में मान लो कि मैं और एक नया फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, f_1, और फिर उसका पैरामीटर को मैं p कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर इस फंक्शन को कॉल करेंगे अंदर में, तो फिर ये क्या करेगा, प्रिंट आई एम इन फंक्शन f1, ठीक है। और फिर ये p क्या करेगा, ये लाइन अभी मैंने कमेंट कर रखा है, बाद में इसको देखेंगे। फिर ये क्या करेगा, p इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब x जो भी वेरिएबल है उसका ये क्यूब कर देगा, जो भी वैल्यू इसका है x का, उसका ये क्यूब करके फिर p को असाइन कर देगा, फिर ये इसको प्रिंट करेगा। तो अब मान लो कि अगर हम लोग इसको कॉल करते हैं, ठीक है, ये फंक्शन को कॉल करते हैं, तब फिर क्या होता है उसको देखते हैं। तो फिर से इसी तरीके से सोचो, ठीक है, हमारा अपना ग्लोबल फ्रेम है। तो ग्लोबल फ्रेम में जो है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले कि f आया, तो ये मान लो कि कुछ कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये x को क्या करेगा, 3 को असाइन कर देगा, है ना, x को 3 असाइन करेगा। फिर z, यहाँ पर f ऑफ x है, तो z जो है जैसे हम लोगों ने देखा था, चलो एक बार रिपीट ही कर देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो z क्या करेगा, z फंक्शन f को कॉल करेगा, तो ये फंक्शन f का फ्रेम हो गया, तो ये उसका फ्रेम हो गया। तो उसके फ्रेम में ये क्या था, x, मतलब ये जो है पैरामीटर 3 के साथ कॉल हो रहा है, तो ये जो x है इसके अंदर का x, तो ये 3 को असाइन हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर कर देगा उसका, 3 का स्क्वायर 9। फिर अगर हम लोग आउटपुट यहाँ पर लिखते हैं,
ठीक है, आउटपुट अगर लिखते हैं तो फिर आउटपुट क्या हो जाएगा कि x इनसाइड दिस फंक्शन इज़, ठीक है, x इनसाइड फंक्शन f इज़, फिर ये 9 जो है वो यहाँ पर आ जाए तो ये प्रिंट कर देगा, फिर ये 9 को रिटर्न कर देगा। ये सेम चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा। तो z को 9 हो जाएगा, फिर ये वाला चीज़ प्रिंट करेगा कि x इन दी ग्लोबल इन्वायरमेंट इज़, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट में तो 3 है तो फिर ये 3 को प्रिंट करेगा। फिर ये z इन दी ग्लोबल इन्वायरमेंट इज़, z इन दी ग्लोबल इन्वायरमेंट इज़ अपना 9, तो ये 9 को प्रिंट करेगा। तो इतना रन हो गया, फिर ये आगे देखेगा क्या है। तो आगे यहाँ पर क्या है, f_1, तो ये अपना एक फंक्शन है f_1, तो इसको भी मैं येलो कलर में ही लिखता हूँ, ठीक है। तो ग्लोबल फ्रेम में जो भी है, अब नया चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि ये जो लाइंस मैंने ऐड किया उसके कारण क्या होगा। तो f_1 एक फंक्शन है, तो फिर ये यहाँ पर मान लो कि कुछ कोड लिखा हुआ है, ये ग्लोबल फ्रेम में हो गया। अब क्या हो रहा है कि z_1 f_1 को कॉल कर रहा है, तो z_1 जो है फिर f_1 को कॉल कर रहा है। तब जैसे ही कॉल करेगा तो कॉल करने से ये एक नया फ्रेम बना देगा यहाँ पर। तो ये किसका फ्रेम बनेगा, अपना f_1 का फ्रेम बनेगा, ठीक है। तो f_1 फ्रेम देखेगा कि इसका अपना पैरामीटर क्या है, p, ठीक है, p, और फिर कॉल कैसे किए थे इसको, f_1 x, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, तो फिर ये 3 के साथ कॉल हुआ है, तो मतलब p को ये 3 के साथ बाइंड कर देगा, तो ये p का वैल्यू 3 हो गया। फिर यहाँ पर क्या देखा इसने कि प्रिंट आई एम इन फंक्शन f1, तो ये यहाँ पर जाके प्रिंट कर देगा इसको कि आई एम इन फंक्शन अपना f1, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको हम क्या लिख रहे हैं। तो ये प्रिंट हो गया आई एम इन फंक्शन f1। फिर ये क्या करेगा, p इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, तो इसके अंदर तो x नहीं है, मतलब f_1 फ्रेम जो है इसके अंदर x नहीं है, तो ये देखेगा कि क्या ग्लोबल फ्रेम में x है कि नहीं। तो ग्लोबल फ्रेम में तो x है यहाँ पर, तो x का वैल्यू क्या है 3, तब फिर ये क्या करेगा 3 का क्यूब कर देगा, तब फिर ये p क्या हो जाएगा 27, है ना, तो p 27 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर बताया आपको कि इसने यहाँ पर पहले देखा कि यहाँ पर x है कि नहीं, तो x यहाँ पर नहीं था, तब फिर इसने जाके ग्लोबल फ्रेम में देखा कि x यहाँ पर क्या है, तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो इसने 3 का क्यूब कर दिया 27 और फिर p को असाइन कर दिया। तो ये जो है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा कि इनसाइड अ फंक्शन वी कैन एक्सेस अ वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट हमने अगर कोई वेरिएबल को डिफाइन कर रखा है, तब फिर हम लोग जो भी फंक्शन बुला रहे हैं, तो फिर वो फंक्शन को हम लोग मतलब ये वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि ये विराट कोहली का दिमाग है, ये जसप्रीत बुमराह का दिमाग है, तो जसप्रीत बुमराह विराट कोहली को पूछ सकता है कि हाँ ये एक्स का वैल्यू, मतलब पहले तो ये अपने दिमाग के अंदर देखेगा, जैसे यहाँ पर था कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर 3 था, तो इसने अपने अंदर ही देखा कि एक्स का वैल्यू क्या है 3 है, तब फिर इसने उसको स्क्वायर कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक्स का वैल्यू नहीं था इसके पास, ठीक है, जसप्रीत बुमराह के पास, तो बुमराह ने विराट कोहली से पूछ लिया कि एक्स का वैल्यू क्या है, तो उसने बता दिया कि एक्स का वैल्यू 3 है, तो इसने उसको क्यूब कर दिया कि 3 क्यूब 27। फिर ये क्या करेगा, प्रिंट p इनसाइड f1 इज दिस, तो ये प्रिंट कर देगा p इनसाइड, फिर ये जो भी फंक्शन है f1 इज, फिर p का वैल्यू, तो p का वैल्यू 27 है यहाँ पर, तो ये 27 प्रिंट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तब ये प्रिंट कर दिया इसने, तो ये काम हो गया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर कुछ भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न नन कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये नन वैल्यू रिटर्न कर देगा, तो ये यहाँ से जो है ये यहाँ पर नन रिटर्न हो जाएगा, तो ये z1 जो है वो नन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तब फिर अगर मैं यहाँ पर ये प्रिंट करता हूँ, अब मैं कहाँ पर आ गया, ग्लोबल इन्वायरमेंट में आ गया। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट में मैं अगर इसको रन करूँगा कि z1 इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट इज़ नन, तो फिर z1 इन ये हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट इज़, फिर ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। सेम कोड को हम लोग रन करते हैं, ठीक है, तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो ये सेम कोड है जो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था, ये लाइन को अभी मैं कमेंट करके रख रहा हूँ, ठीक है। अभी देखेंगे क्या होगा अगर अनकमेंट करेंगे तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो वही होगा, पहले इधर वाला मतलब ये x इज इक्वल टू 3 है, z इज इक्वल टू, यहाँ से कॉल होगा फंक्शन f को, तो ये फंक्शन को कॉल हुआ, स्क्वायर किया, x इनसाइड फंक्शन f इज़ 9 प्रिंट हुआ, फिर ये जो चीज़ हम लोगों ने देखा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आया तो इसने f_1 को कॉल किया, तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 था, तो p का वैल्यू 3, तो अब इसने x का क्यूब किया,
तो x इसने ग्लोबल इन्वायरमेंट से उठाया क्योंकि इसके अंडर में नहीं था, तो 3 का क्यूब 27। तब फिर इसने इसको प्रिंट किया, p इनसाइड f1 इज़ 27, तो p इनसाइड f1 इज़ 27, ठीक है। और फिर इसने रिटर्न कर दिया नन, तो फिर ये z1 जो है नन हो गया। फिर मैंने अगर ये प्रिंट किया z1 इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट इज़ नन, तो इसने z1 इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट इज़ नन। तो जो चीज़ अभी हम लोगों ने समझा था। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि मान लो कि मैं ये लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैंने इस फंक्शन को बुलाया f_1 और उस फंक्शन के अंडर जो है मैं x को मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये x जो है इस फंक्शन के अंडर डिफाइंड नहीं है ना। ये ग्लोबल से हम लोग इसका बस वैल्यू उठा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो ये एरर दे देगा, ठीक है, ये अनबाउंड लोकल एरर। तो उसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि जैसे ये वाला लाइन जो है मेरा, ये वाला लाइन को मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये वाला लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जैसे मान लो कि x इज इक्वल टू x+5 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब सेम चीज़ क्या होता कि हम लोग ग्लोबल फ्रेम करते हैं, पहले ये सब चीज़ रन होता। अब यहाँ पर क्या होगा कि z_1 f_1 को जैसे ही हम लोग कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा आई एम इन फंक्शन f1। फिर जैसे ये आएगा, ये लाइन आएगा कि x इज इक्वल टू x+5, तो ये देखेगा कि x क्या है, तो x तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 है, वो ये एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये इसको मतलब ये क्या करने बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 3+5 8 है और फिर x का वैल्यू जाके 3 से 8 कर दो, है ना। ये वही स्टेटमेंट बोल रहा है, लेकिन x जो है इसके फ्रेम से बाहर है, तो ये अपने फ्रेम से बाहर जाके इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है। मतलब ये इसका वैल्यू एक्सेस कर सकता है लेकिन इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, इनसाइड अ फंक्शन वी कैन नॉट मॉडिफाई अ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन। तो अगर हम लोग एक फंक्शन के फ्रेम में है तो उसके बाहर में, मतलब जो भी ग्लोबल में है, वहाँ पर अगर हम लोगों ने कोई एक फंक्शन डिफाइन किया है तब उसका वैल्यू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो वी कैन एक्सेस इट, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको मॉडिफाई करना है, जैसे 3+5 8 है, तो 3 से 8 करना है, तो ये इसके औकात के बाहर है बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब इस ये जितना कर सकता है वो अलग है। मतलब विराट कोहली जो भी सोच रहा है, तो ये भुवनेश्वर कुमार उसका सोच नहीं बदल सकता। मतलब कि ये विराट कोहली का अपना दिमाग है, तो ये एक्सेस कर सकता है कि उसके दिमाग में क्या है, पूछ सकता है, तो फिर ये दे देगा वैल्यू। लेकिन ये अगर जाके बोलेगा कि नहीं अनुष्का शर्मा के अलावा किसी और के पास चले जाओ, तो फिर वो विराट कोहली बोलेगा नहीं ये तेरे औकात से बाहर है, इस चीज़ पे तुम मत आ, ठीक है। सॉरी बैड एग्जाम्पल, लेकिन सोच सकते हो उसके बारे में। तो हम लोग वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ये करेगा तब फिर ये एरर दे देगा यहाँ पर, तब फिर यहाँ पर हम लोग को एरर आ जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग को एरर अभी दिख रहा था प्रोग्राम में कि अनबाउंड लोकल एरर, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने किया था, तो लोकल वेरिएबल एक्स रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। तो इस तरीके से जो है आप लोग को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम लोग इस तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मॉडिफाई करने का भी एक तरीका है, मतलब ग्लोबल एक होता है यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन उतना जानने का ज़रूरी नहीं है। तो जनरली इस टाइप का कन्फ्यूज़न जो है वो हटा के रखना, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या करने का यहाँ पर कोशिश किया है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले फंक्शन के बारे में समझा कि फंक्शन क्या होता है, कैसे बुलाते हैं, कैसे कॉल किया जाता है। फिर उसका वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो और एक मैं आप लोग को रेफरेंस दे देना चाहता हूँ पाइथन ट्यूटर का। तो पाइथन ट्यूटर में क्या कर सकते हो कि आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो अपने कोड को। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिख के बताया कि ये ग्लोबल फ्रेम हो रहा है, फिर ये फंक्शन का फ्रेम जा रहा है, फिर ये फंक्शन का फ्रेम जा रहा है, तो ये सेम चीज़ जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसको। अगर पाइथन ट्यूटर में जाओगे और मान लो कि मैं ये जो प्रोग्राम है इसको मैं रन करना चाहता हूँ वहाँ पर, तो मान लो कि मैं ये कोड को लिखता हूँ और फिर ये कोड को जाके यहाँ पर मैं रन करता हूँ, ठीक है। ये पूरा कोड हो गया। अब विजुअलाइज दिस एग्जीक्यूशन, तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होगा तब फिर ये नेक्स्ट करते जाओ, तब ये ग्लोबल फ्रेम में आपका फंक्शन f बना, ठीक है। फिर उसके बाद x 3 हुआ, फिर z जो है फंक्शन f को कॉल किया, तो ये फिर से फंक्शन f में चला गया x, अब ये फंक्शन का अपना फ्रेम हो गया, ठीक है। और फिर x का वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, 3 का स्क्वायर करेगा अब ये 9, और फिर x को 9 में हो जाएगा। फिर ये प्रिंट करेगा x इनसाइड दिस फंक्शन इज
दिस 9, फिर ये रिटर्न करेगा 9 को, तब इसने रिटर्न कर दिया। फिर अब जो है जहाँ से ये कॉल हुआ था z, वो 9 हो गया वैल्यू, ठीक है। तो जो चीज़ हम लोगों ने समझा उसको यहाँ पर आप लोग विजुअली देख सकते हो। तो pythontutor.com, और फिर यहाँ पर आप लोग इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, तब फिर ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, और फिर ऐसे करके जो है हम लोग एग्जीक्यूट मतलब देख सकते हैं कि फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने समझाया है आप लोगों को, तो वो सेम चीज़ यहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है pythontutor.com, और फिर यहाँ पर जाके देख सकते हो, या फिर खुद से पहले इस टाइप से समझ सकते हो, ग्लोबल फ्रेम, फिर फंक्शन का फ्रेम, फिर दूसरा फंक्शन का फ्रेम, एंड सो ऑन। तो अब वेरिएबल का स्कोप भी कर लिया हम लोगों ने। अब एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं कि हम लोग जो पैरामीटर्स कर रहे हैं, मतलब कि फंक्शन में जो पैरामीटर है वो एक फंक्शन भी हो सकता है, मतलब पैरामीटर हम लोग फंक्शन को भी एज अ पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो कि अगर आप लोगों ने मेरा फंक्शन वाला जो मैथमेटिक्स वाला वीडियोज़ है वो अगर देखा होगा, तो उसमें हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन का बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन का। तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि x+1 को रिटर्न करता है। तो उसका मतलब क्या है कि मान लो कि मैंने x को इनपुट किया, तो ये मेरा फंक्शन f है, ठीक है। तो इनपुट अगर x है तब फिर ये आउटपुट क्या करेगा, x+1, ठीक है। फिर मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है g जो कि x² कर देता है। तो g है, तो अगर x इनपुट करेंगे तब फिर ये x² कर देता है। अब मान लो कि मैं कंपोजिट करना चाहता हूँ g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो फिर क्या होगा उसमें कि पहले हमारे पास x है, तब फिर ये हमारा f ऑफ x करेगा, ठीक है। तो f ऑफ x क्या रिटर्न करेगा, x+1। फिर ये हमारा क्या कर देगा कि g को इसमें करेगा, तब फिर ये x+1 इनपुट हो रहा है, तब फिर ये क्या करेगा, x+1 का स्क्वायर कर देगा। तो ये x+1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं, है ना, मतलब कि दो फंक्शन को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो ये जो है ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का g ऑफ f ऑफ x हो गया, ठीक है, कंपोजिट कर रहे हैं। अब मान लो कि सेम चीज़ अगर हम लोग f ऑफ g ऑफ x करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता कि पहले x होता हमारा, तब फिर ये हमारा g को कॉल करता है, तो फिर g क्या रिटर्न करेगा, x² रिटर्न करेगा। फिर ये f को कॉल करेगा, तब फिर f क्या करेगा, जो भी इनपुट आया उसमें +1 कर देगा, तो ये x² +1 कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तब फिर ये कॉम्पोजिट क्या हो गया, ये कॉम्पोजिट हो गया f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आउटपुट क्या आया, x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आउटपुट आया x² +1। तो इसको मैंने यहाँ पर h ऑफ x बोल दिया, ये वाला जो कंपोजिट है, और फिर ये वाला जो है इसको मैंने m ऑफ x बोल दिया, ठीक है। तो अब देखो ये इस चीज़ को हम लोग एग्जीक्यूट कैसे करते हैं पाइथन में। तो फिर से सेम चीज़ करते हैं, अपना ग्लोबल फ्रेम वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मान लो कि ग्लोबल फ्रेम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ग्लोबल फ्रेम में हम लोग क्या है यहाँ पर कि एक फंक्शन f है, ये अपना कुछ कोड है, ठीक है। फिर एक फंक्शन g है, ये अपना कुछ कोड है। फिर एक फंक्शन h है, इसका अपना कुछ कोड है। फिर एक फंक्शन m है, इसका अपना कुछ कोड है, ठीक है। तो अब मान लो कि मैं यहाँ पर मतलब ग्लोबल फ्रेम में ही मतलब कि मैं h मतलब मैं कुछ भी z इज़ इक्वल टू h ऑफ मान लो कुछ भी 3, ठीक है, मैं इसको कॉल करता हूँ। तब फिर ये क्या करेगा, z ये करेगा। फिर जैसे ये आएगा तब फिर ये फंक्शन f को कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सॉरी h को कॉल करेगा, है ना। तो हम लोग h फ्रेम में चले जाएंगे। तो h फ्रेम में जाएंगे, तो h फ्रेम में अगर हम लोग गए तब फिर क्या होगा, तब x मतलब जिससे कॉल हुआ है, तो 3 से कॉल हुआ है, तब फिर ये x को क्या कर देगा, 3 को असाइन कर देगा, है ना। तो अब ये इसको क्या रिटर्न करना है, g ऑफ f ऑफ x। तो जैसे ये आएगा g ऑफ f ऑफ x, तो जैसे ही f ऑफ x आएगा तो ये क्या करेगा, फंक्शन f को कॉल कर देगा। तब हम लोग f के फ्रेम में चले जाएंगे। f के फ्रेम में गए तो फिर f के फ्रेम में क्या है कि ये x मतलब पैरामीटर जो है ये 3 है। तब फिर हम लोग यहाँ पर जो आए ये 3 है पैरामीटर, तब फिर ये x 3 करेगा। फिर यहाँ पर रिटर्न 3 + 1 4, तब ये जो है ये 4 को रिटर्न करेगा यहाँ पर, ठीक है। तब ये 4 को रिटर्न करेगा। फिर जैसे ही 4 को रिटर्न किया तो उसने क्या कहा कि g ऑफ 4 को बुलाओ। तब फिर ये क्या करेगा अब कि ये यहाँ से जो है अब ये g को कॉल करेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ।
तब अब ये जो है ये जी को कॉल करेगा, ठीक है। तो ये जी का फ्रेम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जी का फ्रेम आएगा, तो जी में क्या हुआ कि 4 के साथ हम लोग कॉल कर रहे हैं, तब फिर ये क्या करेगा कि x जो है वो हमारा 4 है, ठीक है। x हमारा 4 है, तब फिर ये रिटर्न क्या करेगा उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर देगा 16, तो ये जो है 16 को रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पर जो है 16 आ जाएगा। फिर ये क्या करना था, रिटर्न करना था हम लोग को ये चीज़, तब फिर ये 16 को रिटर्न कर देगा, तो ये z जो है वो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से देख लो वीडियो, और फिर एज एन एक्सरसाइज ये कर लो कि अगर हम लोग m(3) कॉल करते हैं तब फिर क्या होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पर, तो यही फंक्शन है हमारा जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखा। तो ये फंक्शन को रन करता हूँ, तो अगर मैं h(3) को कॉल करता हूँ, h(3) को कॉल करता हूँ, तब फिर जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया 16 को कर देगा ये, ठीक है। 3 + 1 का होल स्क्वायर, वही था ना यहाँ पर कि h क्या कर रहा था 3 + 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं m को करता हूँ तो फिर 3 स्क्वायर 9 + 1 10 आना चाहिए, ठीक है। तो m(3) अगर करेंगे तब फिर 3 स्क्वायर का 9 + 1 10, और फिर जैसे हम लोगों ने ये सारा लिख के किया है कि कैसे क्या रन हो रहा है, तो सेम चीज़ आप लोग m के लिए एज एन एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब मैं अगर आप लोग को एक एग्जांपल दिखा दूँ कि इस टाइप का फंक्शन हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो जैसे मैंने एक वीडियो जो बनाया था वर्ड सॉन्ग काउंटर का, तो मान लो कि अगर मैं उसको ओपन करता हूँ उस फाइल को, ठीक है, वर्ड काउंटर का, और साथ में मैंने और एक हेल्पर मॉड्यूल बनाया था utils.py, ठीक है। तो उसमें अगर देखोगे तो अगर मेरा वो वाला वीडियो देखा था जिसमें हम लोग गाने का लिरिक्स एक टेक्स्ट फाइल में रखते हैं और फिर उसको पूरा वर्ड देखते हैं कि कौन सा वर्ड कितना बार रिपीट हो रहा है, तब मैंने क्या किया था, वर्ड काउंटर ये मेरा मेन फाइल है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्ट यूटिल्स। तो यूटिल्स मैंने एक पाइथन फाइल बनाया जिसमें कि मैंने जितना भी फंक्शन मेरे को चाहिए अलग अलग काम के लिए, वो फंक्शन को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। तो अब वर्ड काउंटर में मैं क्या करूँगा, बस अगर मेरे को ये काम करना है, वर्ड जनरेट करना है, तो जैसे ये दिल टेक्स्ट है मेरा, और फिर ये टेक्स्ट का मेरे को वर्ड्स देखना है कि क्या क्या इसमें है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, ये फंक्शन को बुलाएंगे utils.wordGenerator। तो ये जाएगा यूटिल्स में, ये देखेगा वर्ड जनरेटर का काम क्या है, तो ये फाइल को ओपन करेगा और फिर ये पूरा वर्ड लिस्ट रिटर्न कर देगा। तो फिर ये अपना काम कर दिया इसने, ठीक है। तो इसने वर्ड्स बना दिया और वर्ड लिस्ट रिटर्न कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। फिर नेक्स्ट काम मेरे को मान लो कि वर्ड फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ये सब मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो वर्ड फ्रीक्वेंसी जनरेटर चाहिए, तब फिर मैंने उसके लिए अलग से यहाँ पर फंक्शन लिख दिया वर्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या करेगा, वर्ड्स फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी रिटर्न करता है, मतलब कि एक वर्ड कितना बार यूज़ हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे अलग अलग फंक्शन है कि मोस्ट यूज्ड वर्ड चाहिए, तब फिर वो क्या करेगा, तब फिर मैं अलग अलग फंक्शन को जो है अलग अलग टाइम पर कॉल कर सकता हूँ। तो ये करता क्या है कि ये जो मेरा मेन कोड है ये इसको सिंप्लीफाई कर देता है कि वर्ड जनरेटर में हो क्या रहा है एग्जैक्टली वो मेरे को जानना ज़रूरी नहीं है, मतलब कि वो मैं यहाँ पर जाके देख सकता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये कोड जो है कोई और भी बंदा यूज़ कर सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। तो यही जब बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, फिर बड़ा क्वेश्चन कुछ रहता है, तब फिर इस टाइप से अलग अलग फंक्शन हम लोग लिखते हैं और फिर अलग अलग हम लोग उसमें काम करते हैं, ठीक है। और फिर जब भी जो फंक्शन बुलाना है आपको, तो वो फंक्शन को आप लोग बुला सकते हो और फिर वो काम करके दे देगा आपको, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है बड़ा प्रोजेक्ट का। फिर बाद में जब आप लोग करोगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे या बड़े बड़े क्वेश्चन पे काम करोगे, तब फिर इस टाइप से जो है फंक्शन लिखोगे। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट पहली बार सुन रहे हो तो कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन वीडियो एक बार और देख लो, अगर समझ में नहीं आया है तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जितना बार यूज़ करते रहोगे तब फिर अपने आप और ज़्यादा कंफर्टेबल होते जाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ये सब सारा, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, अपना फीडबैक लिखिए, बहुत मैटर करता है मेरे को, मैं पढ़ता भी हूँ सारा कमेंट्स। तो अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।